दूसरे चरण का मतदान राजस्थान में समाप्त हुआ। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ है। राजस्थान में भी दूसरे चरण की 13 सीटों पर मतदान किया गया। इस दूसरे चरण में अच्छी बात यह रही कि मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण से बेहतर मतदान प्रतिशत सेकंड फेज में रहा। दूसरे चरण में राजस्थान में 5 बजे तक 59.19% मतदान हुआ। टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां इन लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। राजस्थान में दूसरे चरण में बेहतर मतदान हुआ है पहले चरण के मुकाबले। पूरे देश के संदर्भ में अगर देखें तो सेकंड फेज में केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये वो राज्य हैं जिनकी सीटों पर दूसरे चरण पर मतदान हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसके अलावा वायनाड में राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर की किस्मत भी दांव पर रही। दूसरे चरण में कुल 1,67,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान में 2,80,78,000 मतदाता अपेक्षित थे। पिछले चुनावों के मुकाबले 23 लाख नए मतदाता इस बार जुड़े। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में करीब 4,778 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 23,327 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक लगातार हर 2 घंटे में मतदान का आंकड़ा सामने आता है, जो कि सुखद रहा कि लगातार बढ़ता चला गया। 9 बजे तक सुबह 11.77% था, तो शाम 5 बजे तक 59% को पार कर गया। सबसे ज्यादा बाड़मेर में वोटिंग हुई है, यहां 69.79% वोटिंग हुई। पाली में 51.75% वोटिंग दर्ज हुई, जो कि सबसे कम बताई जा रही है। इस बार के मतदान प्रतिशत के क्या मायने निकल रहे हैं, किसके पक्ष में मतदान हुआ है, कौन इस बार वोटिंग प्रतिशत से सहमा हुआ नजर आ रहा है, मतदाताओं ने दूसरे चरण में किसका राजनीतिक मंगल सुनिश्चित किया है, शहरी और ग्रामीण मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति रही, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। अब आपको उनसे पहले एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह मतदान प्रतिशत बढ़ता चला गया। सुबह 9 बजे तक 11.77% था, 11 बजे तक यह पहुंच गया 26.84, 1 बजे तक 40% को पार करता है मतदान फीसद, 3 बजे तक 50% को पार करता है और 5 बजे तक 59.19% मतदान हुआ है। यानी सबसे ज्यादा मतदान हुआ 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। इस वक्त गृहिणियां भी पहुंची, बुजुर्ग भी पहुंचे, बच्चे भी माफ कीजिएगा 18 साल से ऊपर के जो तमाम एप्लीकेबल है वोट डालने के लिए जो मतदाता हैं, उनका सबसे ज्यादा क्रम पहुंचने का 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक रहा है। अब इस मतदान प्रतिशत के कई मायने निकल के आ रहे हैं, कई अलग अलग संभावनाएं इससे निकल कर आ रही हैं। इस पर चर्चा करेंगे, जरा जानेंगे कि किसका राजनीतिक मंगल सुनिश्चित किया है मतदाताओं ने। विमरा राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते से, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। विमरा राम जी, दूसरे चरण का मतदान पहले चरण से ज्यादा प्रतिशत सामने आ रहा है, तो ये एक सुखद बात जरूर है, लेकिन किसके लिए सुखद है और किसके लिए यहां थोड़ा सा पेच फंस गया है, इस पर मंथन जारी है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने दम भर रही हैं। आपका क्या आकलन है दूसरे चरण के राजस्थान के रण में हुए मतदान को लेकर? देखिए राहुल जी, जहां टक्कर थी कैंडिडेट्स की, जो खास तौर पे आपकी बाड़मेर सीट है, बांसवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ में भी आखिरी में चुनाव बहुत टक्कर वाला हो गया था, और कोटा, यहाँ बम्पर मतलब अच्छा मतदान हुआ। बम्पर तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी अच्छा मतदान हुआ है। तो वहां कैंडिडेट्स में बड़ी भयंकर टक्कर है, तो इस पर किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये कहना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा यह मुकाबले इतने पेचीदा नहीं थे। मसलन पाली बहुत कम मतदान हुआ है, इसी तरह से अजमेर में कम मतदान हुआ है, उदयपुर में इंटरेस्टिंगली 60% से ऊपर मतदान हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जैसा नॉर्मली पहले निकाला गया कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, लेकिन इस बार जो पिछली मर्तबा का 67% का रिकॉर्ड है 2019 का, तो उसके आसपास ये आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए जब फाइनल फिगर यही जारी करेगा। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। बड़ा पेचीदा मामला है। आप बांसवाड़ा में देखें तो जैसे बागीदोरा सीट है, 80% के आसपास पोलिंग बताई जा रही है। जो मालवीय जी की सीट है, दूसरी तरफ जो घाटोल, जब बीजेपी 20% वोट ही मिले थे विधानसभा चुनाव में, वहां भी 80% पोलिंग हुई है। तो राहुल जी, ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसको बिल्कुल जल्दबाजी इसको माना जा सकता है, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे
अभी ये बात सामने आएगी, लेकिन कांग्रेस के वॉर रूम में विमरा राम जी ये चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के वॉर रूम से ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि वहां जो बैठक चल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है दूसरे चरण में, ये सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। नहीं, 7 सीट है जो कांग्रेस अपने आप को स्ट्रांग मान रही है। लास्ट में देखो चित्तौड़गढ़ भी आ गई है। हाँ। आपकी बाड़मेर होगी, बांसवाड़ा, जालोर बिल्कुल टक्कर में नहीं थे शुरू में, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जोधपुर में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां जबरदस्त पोलिंग हुई है कांग्रेस के फेवर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शहर क्या करता है ये अलग बात है। कोटा बहुत मुकाबले में है, और टोंक सवाई माधोपुर, तो कहीं ना कहीं यदि वहां हलचल है या कोई दावे हैं तो फील्ड रिपोर्ट्स भी कांग्रेस को थोड़ी प्रोत्साहित करने वाली या उन्हें खुश करने वाली है। लेकिन क्या एक तरफा मुकाबले के तौर पर तो अब इसको नहीं देख सकते हैं, जिस तरह का आकलन पहले किया जा रहा था। बिल्कुल नहीं, आप कंपेयर करें खास तौर पे मार्जिन था 2014 और 2019 का, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि मार्जिन को कैसे पाटते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि एकदम बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, और ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस के पक्ष में एकदम वेव हो। हाँ। तो ये जो मार्जिन है 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, उसको ये कैसे कम करते हैं, ये कांग्रेस के सामने चुनौती होगी। और कई बार विधानसभा चुनाव में ये देखा गया कि कई ऐसी सीट थी जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम निकल रहे हैं, वो सीट एन वक्त पे आते 1500 2000 वोटों से हार गए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, काफी और पेचीदगी भरे जो भी चीजें हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल इस बार दिलचस्प लग रहा है, और जो परिणाम भी आएंगे वो भी कई जगहों पर हो सकता है कि चौंकाने वाले हों, या अंतर जो है अब जीत का उतना अपेक्षित तौर पर नहीं सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है मतदान प्रतिशत पहले चरण में, अच्छा विमरान जी, पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा, इस चरण में जो बढ़ गया है सुखद तो जरूर है, लेकिन क्या कारण आप मान रहे हैं कि सेकंड फेज में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा है? इसमें मेरे ख्याल से एक तो जो मैंने पहले आपको बताया राहुल जी, कि कैंडिडेट्स के बीच में इतनी टक्कर थी कि बाड़मेर का जो चुनाव था वो तो सरपंच के चुनाव की तरह लड़ा गया। हाँ। और जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का चुनाव देखते हैं, किस तरह से पर्चे, रैलियां बाड़मेर शहर में जाते, तो इस तरह का माहौल था। तो इसे, और दूसरी तरफ जो बांसवाड़ा की सीट है वहां आप देखें तो वहां भी ऐसे हालात थे, ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल एक जश्न का माहौल था पूरे चुनाव के दौरान। तो ये ऐसे कई कारण थे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक कह रहे हैं आप, जोर लगाया। तो मुझे लगता है सर पहले चरण के से ज्यादा एक्शन सेकंड चरण के मतदान में देखने को मिला, और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी थे उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण था, खासतौर पर जैसे आप देखिए जोधपुर, पाली, जालौर, कोटा और झालावाड़, ये कुछ ऐसी सीटें रही, और साथ साथ बांसवाड़ा, ये कुछ ऐसी सीटें रही जिसपे कोटा का फिर आपने जिक्र किया जहां ओम बिरला प्रत्याशी थे। तो इस बार सेकंड फेज की जो सीटें थी उसमें प्रत्याशी का जो पूरा जो समीकरण चल रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग रूप से देखने को मिलने की उम्मीद थी, और यही हुआ भी है। उसी का ये नतीजा भी कह सकते हैं कि एक मतदान प्रतिशत में बड़ा उछाल आया। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी सर कई कोशिशें की, महिलाओं से उन्होंने आह्वान किया कि आप वोट डालने आइए, हिंदुत्व का कार्ड भी चला गया। तो ये जो फर्स्ट फेज के मतदान के बाद जो सभाएं हुई हैं, जो रैलीज हुई हैं, उनमें जो बातें कही गई, उन भाषणों के जो मुख्य पॉइंटर्स थे, क्या उनका भी कुछ बड़ा असर है इस पे? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ा कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से पोलिंग कम हुई, और सीधा विश्लेषकों ने और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हो सकता भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, तो संघ के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उनकी रिव्यू बैठक हो, और प्रधानमंत्री आप देखेंगे फर्स्ट फेज की तुलना जो सेकंड फेज में उनके भाषण है वो ज्यादा आक्रामक थे। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता अमित शाह जी को देख लीजिए, उनके भी भाषण आक्रामक थे। वहीं दूसरी तौर पर जो जातीय समीकरण कांग्रेस पार्टी ने बिठाने की कोशिश की है, आप कोटा की बात करें तो कई मीणा, गुर्जर, एससी की जो पॉकेट्स थे उसमें कांग्रेस ने जबरदस्त जोर लगाया कि ज्यादा वहां से वोट निकले ताकि प्रहलाद गुज्जल को फायदा हो। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बराबर के प्रयास किए हैं। इसी तरह से बाड़मेर का मुकाबला था तो एक तरह से जातीय मुकाबला था, तो जो दोनों बड़ी जो है उनके नेताओं ने पूरा जोर लगाया किस तरह से आए। बांसवाड़ा में भी ये स्थिति रही। चित्तौड़गढ़ में आप देखें तो प्रतापगढ़ जो आदिवासी सीट है वहां जबरदस्त पोलिंग हुई है, तो वहां भी कहीं ना कहीं किसान वर्सेज सीपी जोशी का मुकाबला करने की कोशिश की गई। तो दोनों पार्टियों की तरफ से जबरदस्त प्रयास हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा प्रोएक्टिवली प्रयास किया कि वोट ज्यादा बाहर निकले। एक जो वेस्टर्न राजस्थान प्रवासी शादियों की सीजन के प्रवासियों ने गांव में थे तो उन्होंने भी वोट किया। सही है। और ये इस बार का ये भी देखना होगा, तमाम और सीटें भी हैं
जहां पर परिणाम जो है बड़े दिलचस्प रूप से सामने आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि फाइट अच्छी हुई है। ये बात कहने के पीछे का आधार ये है कि सेकंड फेज में मुझे लगता है एक अच्छी फाइट देखने को मिली है। हमारे साथ अजमेर से पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, राजू माली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके दोनों का रुख मैं करूंगा। पहले राजू माली के पास चलते हैं। राजू, क्या कुछ इस वक्त स्थिति आपको नजर आ रही है आपके क्षेत्र में मौजूद राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों पर? जी, राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ से बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि जो वोटिंग उनका मानना है, जो अनुसूचित जाति है, माइनॉरिटी के वोट है और जाट समाज के जो वोट है, उनको लेकर ही कांग्रेस चल रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो नेता है, जो पार्टी है, वो पूरी तरह से निश्चित लग रही है कि ये सीट उनके खाते में जा रही है। जी, लेकिन मुकाबला यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ही। मतदाताओं को लेकर के भी क्या कुछ रुझान सुबह से रहा? राजू, आप लगातार ग्राउंड पर थे, क्या कुछ आभास आपको भी हुआ है? मतदाताओं में उत्साह तो देखने को मिला? जी बिल्कुल, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और खासकर रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने के चलते जो युवा है वो काफी सक्रिय नजर आए। पूरे जिले के, जैसे पूरी लोकसभा सीट की बात करें तो हर जगह युवा थे, उनमें मतदान को लेकर काफी उत्सुकता थी और लोग एक एक वोट को लाकर डालने का प्रयास कर रहे थे। और इसी के चलते कहीं न कहीं बाड़मेर पूरे राजस्थान में है। आज वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पे है। जी, बाड़मेर पे सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बाड़मेर में रहा है। राजू, क्या मायने उसके निकाले जा सकते हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजमेर से पवन अटारिया भी जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार आप ग्राउंड में मौजूद थे, दोपहर में भी हम लोग जब बुलेटिन कर रहे थे आपके साथ उस वक्त चर्चा हुई। अच्छा, अरुण हर्ष भी हमारे साथ जुड़ गए जोधपुर से। अरुण कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सीधा पहले एक बार अरुण पे लिए चल रहा हूं। अरुण जी। अरुण, राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर 60% के करीब जो है मतदान हुआ, लेकिन मतदान के बाद भी अभी पुलिस प्रशासन पैरों पर खड़ा है। पैरों पर इसलिए खड़ा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके बेटे के साथ बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी और गाड़ी पर पत्थर फेंका था, जिससे उसका शीशा टूट गया था। इसी बात को लेकर आप पीछे देखे जिस तरह से लोग यहाँ बैठे धरने पे, कांग्रेसी कार्यकर्ता और तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पुलिस ने पहले एक बार तो मामला शांत करवा दिया, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि जो है तनाव बना हुआ है। और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक जो वो धरने तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। देखिए, जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष रिपोर्ट कर रहे हैं। मतदान के बाद हिंसक झड़प की भी कुछ खबरें और कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को अलग किया। एक पक्ष की तरफ से 2-3 पत्थर फेंके गए, जिससे एक वहीं के निवासी की गाड़ी का कांच टूट गया, जिसका ना कांग्रेस के पक्ष से लेना देना था ना बीजेपी के पक्ष से लेना था। वहां से पुलिस ने इनको दोनों को अलग अलग किया या वहां से हटाया। आगे आके ये चौराहे पे वापस इनके आपस में लड़ाई हुई, जिसमें एक लड़के के चोट आई है। मैं स्वयं मौके पे आ गया था, एडिशनल एसपी आ गए थे हमारे मौके पे, बाकी एसएचओ वगैरह आ गए थे। हम लोगों ने उसी समय जो ये इनको जब अलग किया और ये लोग भाग रहे थे तो एक व्यक्ति को डिटेन किया है। उसके बारे में अब उससे घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी। अभी डिटेन किया है, रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट अभी तक कोई दी नहीं गई है। जैसा भी आगे की रिपोर्ट आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए राहुल, जिस तरह से डीसीपी ईस्ट है आलोक श्रीवास्तव जिन्होंने बताया एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि किस तरह से जो है पुलिस है दोनों पक्षों को शांत करके हटाने का प्रयास कर रही है। अभी रिपोर्ट मिली नहीं है, लेकिन जिस तरह से धरना देकर बैठे कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके समर्थक, फिलहाल पुलिस है जो भाजपा की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने आया क्या? शांतिपूर्ण करवाया था, लेकिन शाम होते होते अरुण, बीजेपी की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर? नजर बनाए हुए राहुल। अरुण, बीजेपी की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने आया है? अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अरुण के साथ जुड़ेंगे। लेकिन विमरा राम जी, विरमा राम जी माफ कीजिएगा, और ये इस तरह की छुटपुट घटनाएं हालांकि चलती हैं सर, चुनाव को और थोड़ा सा गरमा देती है। मतदान के बाद ये तस्वीरें भी देखने को कुछ जगहों पर मिली हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि पुलिस प्रशासन ने और सुरक्षा कर्मियों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राजस्थान में मतदान को संपन्न कराने में सफलता प्राप्त करी है। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, जोधपुर से हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे। राम सर, इस तरह की घटनाएं तो जरूर होती हैं, लेकिन जोधपुर की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, वहां पर उनकी साख दाव पर और भी
जगहों पर, फिर कोटा पे अगर आ जाए तो वहाँ ओम बिरला की साख दाव पर। तो यहाँ पर्टिकुलरली जोधपुर पे हम लोग, क्योंकि अरुण भी जुड़े हुए हैं, तो राम सर से एक रिएक्शन हम ले लेते हैं इस पर, एनालिसिस उनका क्या कहता है पर्टिकुलरली। क्या केंद्रीय मंत्री अपनी साख जो है बचा पाएंगे इस सीट पर? नहीं, मैं कहता हूं कि वो शहर पर पूरा दारोमदार है। अरुण हर्ष भी इस बात से सहमत होंगे। गांवों में केंद्रीय मंत्री जी की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, खासतौर पे जो ग्रामीण बेल्ट और खासतौर पे जो बीजेपी की जो मशीनरी है। एक विधायक है जो इनसे आप उनको जानते हैं, चुनाव से पहले कितनी वो हुई, एक जो उनके पोखरण से एमएलए बन के आए हैं, उनसे चुनाव से पूर्व की एक तस्वीर आई थी जो काफी चर्चित रही। इस तरह की चीजें हैं। और जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जोधपुर का इलाका है, जो तमाम सीट्स है वहां, वो ये कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि शहर कहीं ना कहीं ये जो फर्क है उसको ठीक कर देगा। लेकिन शहर में भी सूरसागर जैसी सीट है जो कांग्रेस की अच्छी खासी तादाद में लोग हैं, वहां अच्छी वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यही देखना होगा कि अब शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाताओं ने अपने अपने मुद्दों पर क्योंकि वोट किया है, दोनों ही इन दोनों लोगों के जो है मुद्दे अलग रहते हैं, विषय अलग रहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि जोधपुर में पर्टिकुलरली ग्रामीण मतदाताओं ने किसका साथ दिया है। अरुण, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राहुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से पिछली बार की जो 2019 में चुनाव हुए थे तो 68.74% जो है जो मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 60% हुआ, यानी कि 7% की गिरावट आई है। वो गिरावट किसकी आई है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस 7% अगर मतदान घटा है तो ये कहते हैं कि जो सरकार होती है जिनके खिलाफ नाराजगी होती है, यही कारण है कि पिछले प्रथम चरण में जिस तरह से मतदान कम हुआ था और इस बार अगर पिछले 2019 की तुलना करें तो 9% मतदान कम होना ये भी एक चिंता का विषय है दोनों पार्टियों के लिए। हालांकि कांग्रेस आश्वस्त है, उन्हें ये लगता है कि वो जीतेंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रही हैं कि ये मतदान प्रतिशत पहले चरण में जब कम हुआ था तो राम सर ये बात कही जा रही थी पार्टियों द्वारा कि हमारे पक्ष में इस चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तब भी दोनों पार्टियां अपने वॉर रूम में डिस्कस कर रही हैं कि हमारे पक्ष में गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प तो रहेगा ये देखना कि जब ये जो मतदान प्रतिशत का बढ़ना घटना है किसके पक्ष में जाने वाला है। अजमेर चलते हैं, पवन हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। पवन, क्या इस वक्त स्थिति राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों पर, क्या शांति दिखाई दे रही है? दोनों जगहों पर गंभीरता की चर्चा चल रही है या फिर कहीं कहीं उत्साह भी नजर आ रहा है? कोई पार्टी अपने आप को इस सीट पर आश्वस्त भी मान रही है अपनी? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 2019 में जो मतदान का जो प्रतिशत था वो था 67.26% मतदान हुआ था। अभी 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 52.33% मतदान हुआ है। तो अभी 1 घंटे का जो 5 से 6 वाला मतदान है उसकी जो रिजल्ट आना है वो अभी बाकी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं अभी 52 है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 55 या 56 हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो पिछली बार के आंकड़े से अभी वाला आंकड़ा है तो करीब 10% मतदान अजमेर में कम हो सकता है जब पूरा आंकड़ा आएगा। हालांकि जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है जिस तरीके से वोटिंग हुई थी। अब बात करें समीकरण की और राजनीतिक पार्टियों के मतदान के बाद, दोनों ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर कर रहे हैं। हालांकि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये क्लियर होगा, मगर सभी राजनीतिक पार्टी जो मतदान होता है उसके बाद अपने अपने जो बूथ मैनेजमेंट होता है उनको कार्यालय पर बुलाते हैं, पूछते हैं कि आपके यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में कितने वोट मिले। तो इस तरीके से एनालिसिस लगाया जाता है और ये अभी वॉर रूम में लगातार कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही कार्यालयों में यहाँ पर जारी है। दोनों ही प्रत्याशी हालांकि अजमेर में नहीं आए, वो अपने अपने ग्रामीण इलाकों में मतदान के दौरान वहां पर मौजूद थे। और राहुल देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये टर्न ओवर, जो ये एक घुमाव होगा इस पूरे चुनाव का अजमेर का, ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं टिक रहा है। क्योंकि देखिए दोनों ही जाट समाज के कैंडिडेट हैं तो आधे आधे जाट समाज के हो जाएंगे। रावत वोट है तो वो बीजेपी के हैं और यहाँ SC ST और अल्पसंख्यक है वो कांग्रेस के माने। बात करें सिंधी समाज की तो वो बीजेपी माइंडेड है। तो कुल मिलाकर जो अब पिछला जो हार और जीत का आंकड़ा था 2019 में करीब 4.5 लाख मतों का था, तो अब जो जो भी हार जीत का फैसला रहेगा वो मुझे ऐसा लगता है 50,000 से 1 लाख के बीच में होगा, कोई भी पार्टी हारे या और जीते। और अब देखिए जिस तरीके से मतदान अजमेर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस चीज के धन्यवाद के पात्र हैं। अजमेर में
छोटी मोटी ठीक बात है। कहीं ईवीएम मशीन नहीं चली कुछ देर के लिए, कहीं इस तरीके से। और अब राहुल जी देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं अजमेर के जो स्ट्रांग रूम है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पर ईवीएम मशीन बंद जमा हो रही है जांच के बाद, वो आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां पर जो ये जमा करने का जो कार्य है वो यहाँ पर एसडीएम स्वाक्षी खांडला के नेतृत्व में यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ईवीएम जो मतदान केंद्र से जो मतदाता दल था वो यहाँ पर मतदान करके लौट चुका है और अपनी अपनी ईवीएम मशीन यहाँ पर जमा करा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी ले लेते हैं जिनके नेतृत्व में यह कार्य किया जा रहा है। स्वाक्षी खंडेला जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ठीक है पवन, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप तस्वीर दिखा सके तो और ब्रॉडर फ्रेम में हम लोग तस्वीर देख पाएंगे। चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, इसके बाद में हमारी जो भी सामग्री है जैसे ईवीएम है और इनसे रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं, कुछ सील्ड अनसील्ड लिफाफे होते हैं, कुछ चीजें जमा करानी होती है और कल सुबह 11 बजे यहाँ पे स्क्रूटनी की जाएगी जो कि ऑब्जर्वर मैम के प्रेजेंस में की जाएगी। ये सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में सभी पोलिंग पार्टी यहाँ पे पहुंच जाए, वो सारी सामग्री जमा करा दे, उसके बाद में हमारे सभी स्ट्रांग रूम सील कर दिए जाएंगे और पेपर स्ट्रांग रूम जो है वो कल अनसील करके उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। अभी तक किसी प्रकार का कोई केंद्र से कोई विरोध या किसी प्रकार का कोई ठीक है नेगेटिव सामने आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजमेर साउथ में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। बिल्कुल राहुल, अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर मतदान दल जो आए हैं और अपनी अपनी जो मतपेटियां हैं वो यहाँ पर जमा करा रहे हैं। ये देखिए अजमेर साउथ जो साउथ का जो क्षेत्र है वहां से जो मतदान दल है वो यहाँ पर लौटा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पे, क्योंकि जो साउथ का इलाका है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो यहाँ पर करीब है। तो यहाँ पर जो महिला मतदान दल था वो यहाँ से जमा करा कर जा चुका है। समापन की क्रियाएं जो हैं वो अधिकारियों द्वारा पूरी की जा रही हैं। एक ब्रॉडर फ्रेम में आपने दिखाया, तमाम चुनाव से जुड़े अधिकारी वहां बैठे हुए हैं और ब्रॉडर फ्रेम को में चीजों को समझना जरा जरूरी होता है, लेकिन जब हम राजनीतिक प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो वो अपना एक फ्रेम बताते हैं। तो अब ब्रॉडर फ्रेम की तस्वीरें जो अजमेर में पवन दिखा रहे थे वहां से अब रुक करते हैं श्याम झा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। जी सर, आज का दूसरे चरण का मतदान हुआ है, एक प्रतिशत सुखद ये रहा कि बात ये रही कि प्रतिशत बढ़ा है। मोदी जी ने लगातार आह्वान किया जनता से, उसका भी असर देखने को इसमें मिला है। क्या आकलन है बीजेपी का दूसरे चरण के मतदान में? राहुल जी, कहीं ना कहीं अभी पहले चरण में जो मतदान कम हुआ उसके बाद भाजपा ने और इलेक्शन कमीशन ने और प्रशासन ने सभी ने जो एक अभियान चलाया कि किस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़े, उसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों की मेहनत से कहीं ना कहीं सफलता मिली है और भाजपा के कार्यकर्ता भी आज सुबह से मुस्तैद थे इस चीज को लेकर के कि कैसे मतदान अधिक से अधिक हो पाए और घर घर जाकर के लोगों से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि आप चलिए अपना वोट जरूर करिए, भले किसी के भी पक्ष में करिए, आपको जो लगता है कि देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, जो देश के लिए विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे ले जा सकते हैं, उनके लिए करिए, लेकिन मतदान जरूर करिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सभी की मेहनत सफल हुई और वोट का प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, अब ये देखना होगा कि वोट का प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा। फिलहाल मैं एक ही सवाल आपसे ले पाया श्याम जी, मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ आप लोग का, आप लोग हमारे साथ जुड़े। विरमराम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपके एनालिसिस के लिए। श्याम झा आपका भी शुक्रिया। राजू माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे बाड़मेर से। अरुण जुड़े थे जोधपुर से। अरुण ने बताया किस तरह से चुनाव के बाद जो है एक क्लैश हुआ और उस क्लैश को अरुण रिपोर्ट कर रहे थे। शुक्रिया अरुण आपका भी। पवन ने हमें समापन की तस्वीरें दिखाई हैं जो आमतौर पर हम लोग को नहीं देखने को मिल पाती हैं। तो शुक्रिया पवन आपका भी और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार